तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे केयर रेटिंग्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी क्रेडिट रेटिंग काम करती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी काम करती है। जिन लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको फंड रेज करने होते हैं कंपनी, उनके लिए क्रेडिट रेटिंग काम करती है। दूसरा, जिन लोगों को उन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट कंपनी काम करती है। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है इंडिया में। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जैसे कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू वगैरह में कितनी ग्रोथ आई है पिछले 5 साल में, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की में पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो बात करें, एक लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर और मार्केट कैपिटल के हिसाब से बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। बात करें तो कंपनियां बहुत सारी इंडिया में हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसमें तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। क्रिसिल के बारे में आप नाम सुना होगा, तो सेम ही बिजनेस है। क्रिसिल नंबर 1 है, उसके बाद में ICRA और फिर तीसरे नंबर पर केयर रेटिंग्स है इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है। बात में कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो कंपनी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है जो कि हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट्स को फंड रेज करने में। जो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए लोन लेना है, उस सब के लिए कंपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। और साथ साथ जो इन्वेस्टर अपना पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको लोन जो देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करती है कि क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। उस हिसाब से सारी चीज़ें चेक करके लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ले सकें। उसके बाद कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है और एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है PSU रेटिंग में। PSU मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं उनका बिजनेस ज़्यादा इनके पास में, उनमें काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो है केयर एज। और केयर एज रेटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो पहला तो रेटिंग हो गया, तो कंपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। और इंडिया के अलावा कंपनी का मॉरिशस और नेपाल में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है एडवाइजरी एंड रिसर्च। इसमें कंपनी हाई क्वालिटी रिसर्च और एनालिटिक्स का काम करती है। किसी को नए सेक्टर में एंट्री करना है, क्या वहाँ पे रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, उसके लिए काम करती है। किसी को किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सब चीज़ें कंपनी करती है। उसके अलावा रिस्क सॉल्यूशन, ये भी वही लगभग सेम से काम है कि रिस्क और कंप्लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं कंपनी उसकी भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। फिर बात करें कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कहाँ से कितना करता है, जो कंपनी अलग टाइप की सर्विसेज दे रही है। तो रेटिंग इनकम की बात करें तो कंपनी की मेन यही इनकम है और 94% रेवेन्यू कंपनी को रेटिंग की इनकम से ही आता है। कंसल्टेंसी फीस 3% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में और लाइसेंस और इम्प्लीमेंटेशन फीस भी 3% के आसपास मिलती हैं। तो 94% रेटिंग इनकम है, बाकी 6% की अदर इनकम कंपनी की आती है। फिर बात करें कंपनी के क्लाइंटेल की, तो अभी लगभग 4,500 क्लाइंट कंपनी के पास में है और अक्रॉस इंडिया कंपनी के अलग लेवल पे काफ़ी अच्छे से ऑफिस हैं। तो पूरे पैन इंडिया कंपनी की प्रेजेंस है। फिर बात करें कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की, तो कंपनी खुद भी बिजनेस कर रही है और सब्सिडीज भी कंपनी काफ़ी सारी हैं और उन सबको मिला के कंपनी लगभग 10 कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशंस करती है और साथ साथ 80 से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि 10 कंट्रीज़ में तो ऑफिस है और 80 कंट्रीज़ में कंपनी यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो फ्यूचर प्लान में कंपनी जो अपनी रेटिंग है उसकी क्वालिटी को और अच्छे से इंप्रूव करना चाहती है। उसके लिए कंपनी ने AI का यूज़ करना शुरू किया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स के लिए। उसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ट्रेसाटा AI कंपनी से और वो दोनों मिल करके जो अर्ली डिटेक्शन होता है फ्रॉड का, उसमें कंपनी काम करना चाह रही है। तो अच्छे से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रही है। उसके बाद जो कंपनी की नॉन रेटिंग बिजनेस जहाँ 5-6% के आसपास जो आता है, कंपनी उसको भी इंप्रूव करना चाह रही है और रेटिंग से अपनी डिपेंडेंसी कम करके कंसल्टेंसी बिजनेस में जाना चाह रही है। तो वहाँ से कंपनी चाह रही है कि 40% या 50% के आसपास आने वाले कुछ सालों में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो। उसके बाद बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी पूरी तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्रमोटर कोई भी नहीं है कंपनी का, प्रमोटर्स अपना पैसा निकाल चुके कंपनी से। अभी FIs के पास में कंपनी के 25% शेयर है, DS के पास में 25% शेयर है और पब्लिक के पास में 50% शेयर है। तो सभी लोगों ने दबा के इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। पब्लिक का भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, FIs DS दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें तो एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में और अच्छी कंपनी है।
फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर हमेशा ही बूम पे रहता है, और मेनली जो ये सर्विस हैं रेटिंग्स वगैरह की, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनियां इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती है, अच्छा प्रोफाइल है, इसीलिए सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है। जब हम देखा ऑलरेडी कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है, दूसरे देशों में भी काम है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो अच्छा बिजनेस है, इसीलिए सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ देखें सबसे पहले कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी की सेल्स थी 244 करोड़ रुपए की, और देखें तो 2024 में आ गया 332 करोड़। वैसे तो लगातार हर साल कंपनी के लगभग रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बात करें तो परसेंट वाइज 5 साल में सिर्फ 8% के सीजीआर से ग्रोथ आई है। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनी का इंप्रूव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन कंपनी नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेल्स बढ़ी है, ऐसा नहीं है, एवरेज से ही कंपनी की यहाँ पे देखें तो ग्रोथ आई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो 35% की पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है, 39% तक भी गया है 2021 में। लेकिन फिर देखें तो 35% के आसपास का कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 83 करोड़ से ये भी 103 करोड़ आ गया है पिछले 5 साल में, और परसेंटेज वाइज देखें तो 6% के सीजीआर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से कंपनी ने बिजनेस बढ़ा लिया हो, क्लाइंट एक्विजिशन वगैरह करा हो, 8-9% का नॉर्मल से ही कंपनी में ग्रोथ आया है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कंपनी को नहीं करने पड़ते हैं। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो 60 से 70% की कंपनी की एवरेज है, हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट करे पिछले 5 साल से, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी ऊपर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या पता लगता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है अदर देन डेट। तो बात करें तो पहले डेट कोई है नहीं कंपनी ऊपर, और कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी आ रहा है 15% का पिछले साल का, और पिछले 5 साल की आरओई भी 14% की है। तो अच्छा खासा कंपनी आरओई भी जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। 15% मिनिमम हमें चाहिए होता है आरओई, उसके आसपास ही कंपनी का है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन एवरेज सा कंपनी ठीक ठाक आरओई मैनेज कर रही है। तो कुल में बात करें तो कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आई है, उसका में भी कॉम्पिटिशन सब चीज़ें हो सकती है, बीच में कंपनी के काफ़ी सारे सीईओ वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो थोड़ा बिजनेस कंपनी का डाउनफॉल हुआ होगा। लेकिन बात करें कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मैनेज कर रही है, लोन वगैरह कंपनी को कोई नहीं है, डिविडेंड अच्छा खासा पेमेंट करती है, तो अच्छे ही फाइनेंशियल कंपनी कही जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अच्छे फाइनेंशियल फिर भी कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किया, उसमें कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का था 49 करोड़, 2023 में 71 करोड़, और 2024 में 82 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था कंपनी ने। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 67 करोड़ रुपीज़, यानी कि लगभग 67 करोड़ रुपीज़ हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 3400 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 67 करोड़ रुपीज़ हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 3400 करोड़ रुपये। अब पूरी कंपनी तो हमें नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर कंपनी खरीदने हो सकते हैं। तो इस पूरी कंपनी जो वैल्यूएशन आई है उसको नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड करेंगे, तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू हो रही है 1140 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम 1140 रुपये पर इक्विटी शेयर से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी कंपनी को फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि चाहे फ्री कैश फ्लो है या बाकी जो भी डाटा है वो सब पास्ट रिकॉर्ड है, वो हो चुका है। फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी फेयर प्राइस है उसके 50% पे कंपनी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और जो कंपनी है उसको भी हम सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो 1140 रुपये हमारा प्राइस हो गया, फेयर वैल्यू उसका 1200 लगभग मान लें, तो 50% या मार्जिन सेफ्टी होगा 600 रुपये। तो अगर 600 के आसपास के शेयर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है, बिल्कुल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो ये तो हो गया हमारा डिजायर्ड प्राइस कि ठीक है हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी जो प्राइस आ रहा है वो 1170 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जब हमने फेयर वैल्यू निकाली कंपनी 1140 रुपये, लगभग उसी के आसपास कंपनी के शेयर जो ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपनी एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। मार्जिन सेफ्टी कंपनी के साथ अवेलेबल नहीं है अभी। कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग्स की बात करें तो वो भी 34 के आसपास चल रही है, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय 46 है। तो प्रॉफिट के हिसाब से तो कंपनी सस्ती दिख रही है हमें इंडस्ट्री के हिसाब से कंपैरिजन में, लेकिन फ्री कैश फ्लो से बात करें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ना ओवर प्राइस है ना अंडर प्राइस है। तो बात करें तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस देखा हमने अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन हमें मार्जिन सेफ्टी नहीं मिल रही है। तो अगर इस प्राइस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रिस्क हमारा बढ़ सकता है। तो वो आपका डिसीजन है अगर आपको ठीक लगा प्राइस इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन बात करें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी ऊपर चल रही है, लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब हमेशा तो मार्केट ऊपर रहने वाला नहीं है, तो अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल है तो चाहे उसको बैंक में फिलहाल एफडी करा दो या किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट करना हो, इस कंपनी को हम वॉच लिस्ट में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर रहने वाला नहीं है। तो जब मार्केट गिरेगी तो सारी कंपनियाँ गिरती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे कैसे भी फंडामेंटल हो, उसके सबके प्राइस डाउन होते हैं। तब अगर हम एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बात करें तो फेयरली वैल्यूड है, मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है। अगर हम एंट्री लेंगे तो पूरे पैसे देके हमें चीज़ खरीदनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपना रिसर्च कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगा तो प्राइस तो आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और प्राइस की बात करें तो पिछले 1 साल में भी कंपनी का 30% प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। 900 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर चल रहे थे अक्टूबर 2023 में, और अब 1 साल बाद देखें तो 1200 ऑलरेडी हो गया है। तो प्राइस तो कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है फिर वापस डाउन हो जाए। तो बेटर है कि नीचे का प्राइस में एंट्री लें, उसको कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें दे सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कभी भी छोटी कंपनियां वैसे हैं ये, तो अप डाउन प्राइस होता रहता है। तो बेटर रहेगा थोड़ा कम प्राइस में एंट्री ले लें और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करेंगे। तो मैंने जितनी भी कंपनियां एनालाइज करी, अगर 5 साल से ज़्यादा का मैं डेटा देखता हूँ, किसी ने अगर होल्ड करा उसको तो उसको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस जो मर्जी होता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो वो ज़्यादा बेटर है और उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बात करें तो मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।